हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू द सेशन। तो बच्चों, पिछले बीएसटी के सेशन में हमने चैप्टर 1 खत्म कर दिया था। चैप्टर 1 मतलब नेचर एंड सिग्निफिकेंस ऑफ मैनेजमेंट। उस वाले चैप्टर को हमने 3 पार्ट्स में डिवाइड करके कंप्लीट कर दिया था। एंड आई होप बच्चों आपने उस चैप्टर को अच्छे से देखा होगा और उस चैप्टर के सारे क्वेश्चंस को प्रैक्टिस किया होगा। अगर नहीं किया है तो प्लीज वो क्वेश्चंस को प्रैक्टिस करो, क्योंकि वो क्वेश्चंस बहुत इंपॉर्टेंट है। और नोट्स के लिए मैंने आपको बताया है कि सर मेरे नंबर पे आप मुझे व्हाट्सएप कर सकते हो, जिसमें आपको नोट्स मिल जाएंगे और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी मिल जाएगा। इस सेशन के एंडिंग में भी मैं आपको बता दूंगा कि कौन से नंबर पे व्हाट्सएप करना है, जिससे कि आपको नोट्स मिल जाएंगे। चलिए सेकंड चैप्टर आज शुरू करते हैं। आज के सेशन में सेकंड चैप्टर को समझते हैं। सेकंड चैप्टर जिसका नाम है प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट, उसके बारे में थोड़े बातें करते हैं, समझते हैं क्या है कॉन्सेप्ट और कैसे कैसे चीजों को आगे लेके चलेंगे। चलिए कॉपी किताब निकालिए, सेशन शुरू करते हैं। तो बच्चों, चैप्टर का नाम है प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट। प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट, प्रिंसिपल क्या होता है? मैनेजमेंट आपने पहले चैप्टर में समझ लिया कि मैनेजमेंट क्या होता है, मैनेजमेंट कैसे फंक्शन करता है, उसके बारे में हमने प्रीवियस सेशन में, प्रीवियस क्लासेस में डिस्कस कर दिया था। प्रीवियस चैप्टर में हम समझ गए थे कि मैनेजमेंट क्या होता है। इस चैप्टर में एक नया वर्ड आया है जिसको बोला गया है प्रिंसिपल। क्या बोला गया है बच्चों? प्रिंसिपल। प्रिंसिपल क्या होता है बच्चों, ये पहले समझते हैं कि प्रिंसिपल क्या होता है, जिससे कि हमको आइडिया आ जाएगा कि प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट का मतलब क्या होता है। तो बच्चों, प्रिंसिपल इज बेसिकली फंडामेंटल ट्रूथ। प्रिंसिपल्स इज बेसिकली फंडामेंटल ट्रूथ। व्हाट इज फंडामेंटल ट्रूथ? फंडामेंटल ट्रूथ मतलब ऐसे ट्रूथ जिसको हम चेंज नहीं कर सकते, दैट इज प्रिवेलिंग एंड वी कैन नॉट चेंज इट। ऐसी चीजें जिसको कभी चेंज नहीं किया जा सकता, उसको फंडामेंटल ट्रूथ बोला जाता है। अब ये फंडामेंटल ट्रूथ किस पे बेस करता है? कॉज और इफेक्ट के बीच में टेक प्लेस करता है। कॉज एंड इफेक्ट, जो भी फिनोमेना हो रहा है, जो भी फिनोमेना हो रहा है हमारे आसपास, उसका कोई कॉज होगा, किसी वजह से वो फिनोमेना हो रहा होगा। दूसरी चीज, अगर वो हो गई उसके बाद क्या होता है? अगर मैंने ये कर दिया तो उसके बाद क्या होगा? अगर बैट्समैन ने एक बॉल पे छक्का मार दिया तो टीम जीत जाएगी, अगर वो नहीं मार पाया तो टीम हार जाएगी। मतलब कॉज क्या हुआ? कॉज ये हुआ कि एक बॉल में 6 रन मारना है। और इफेक्ट क्या हुआ? इफेक्ट होगा डिपेंडिंग अपॉन द शॉट विच इज प्लेड बाय द बैट्समैन। इजी। तो अगर बैट्समैन छक्का लगा देता है तो जीत जाएंगे, इफेक्ट पॉजिटिव हो जाएगा। अगर बैट्समैन छक्का नहीं लगा पाता है तो हार जाएंगे, तो इफेक्ट नेगेटिव हो जाएगा। तो इसीलिए प्रिंसिपल इज अ फंडामेंटल ट्रूथ विच इज बेस्ड ऑन कॉज एंड इफेक्ट। आई होप बच्चों आपको समझ में आ रहा है। अब इसी चीज को अगर हम मैनेजमेंट के साथ जोड़ेंगे तो हमको ये पता चलेगा कि प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट क्या होता है। प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट बच्चों बेसिक गाइडलाइंस होता है। बेसिक गाइडलाइंस होता है, जिन गाइडलाइंस को लेके मैनेजर्स मैनेजमेंट का काम देखते हैं। वो गाइडलाइंस, वो सेट ऑफ रूल्स, वो कोड ऑफ कंडक्ट जिसको लेके मैनेजर्स मैनेजमेंट का काम करते हैं। इट इज वेरी सिंपल। एक रूल बुक होता है, उस रूल बुक को देख के मैनेजर्स मैनेजमेंट का काम करेंगे। अब आप बोलोगे सर वो रूल बुक कहाँ है, वो रूल बुक हमें दे दो, हम भी मैनेजर्स बन जाएंगे। ऐसा नहीं होता बच्चों। मैनेजर बनने के लिए और मैनेजमेंट का काम करने के लिए हमें प्रोफेशनल कोर्सेज की जरूरत है। जैसे हम बीबीए कर सकते हैं, एमबीए कर सकते हैं, मैनेजमेंट सीखेंगे तभी तो काम करेंगे। तो वो जो सीखने का टोटल प्रोसेस होता है, उस टोटल प्रोसेस को गाइडलाइंस बोला जाएगा, जो मैनेजमेंट प्रिंसिपल होता है। तो जो भी प्रोफेशनल कोर्सेज बीबीए हो गया, एमबीए हो गया, जिसमें हम पढ़ते हैं मैनेजमेंट, उसमें वही गाइडलाइन सिखाई जाती है जिन गाइडलाइंस को आधार में, जिस गाइडलाइंस के बेसिस पे मैनेजमेंट का काम मैनेजर्स करते हैं। आई होप बच्चों आपको समझ में आया। तो मैनेजमेंट प्रिंसिपल्स मतलब प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट आर नथिंग बट द जनरल बेसिक गाइडलाइंस थ्रू व्हिच एवरी मैनेजर्स ट्राई टू मैनेज their institution, organization, business organization, etc. तो दिस इज मैनेजमेंट प्रिंसिपल का डेफिनेशन या फिर इंट्रोडक्शन। आई होप बच्चों समझ में आया है। तो बच्चों आई होप आप मैनेजमेंट के डेफिनेशन, प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट के डेफिनेशन को समझ गए होंगे। आइए नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं आज का, नेचर ऑफ मैनेजमेंट प्रिंसिपल। मैनेजमेंट प्रिंसिपल का क्या क्या नेचर होता है? पहला नेचर है यूनिवर्सल एप्लीकेशन। यूनिवर्सल एप्लीकेशन बच्चों, इस पॉइंट को हमने चैप्टर 1 में भी देखा था। It is pervasive. Pervasive मतलब universal application. It is universally accepted and applied throughout all the business organization. In any case, it is applied in every organization.
कोई भी ऑर्गेनाइजेशन हो, वो बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन हो सकता है, कोई इंस्टीट्यूशन हो सकता है, कहीं पे भी हमको मैनेजमेंट की, जो भी ऑर्गेनाइजेशन, जो भी इंस्टीट्यूशन हम चलाते हैं उसमें हमको मैनेजमेंट की बहुत जरूरत है। अब मैनेजमेंट जरूरत है मतलब मैनेजमेंट के प्रिंसिपल आ जाएंगे। तो मैनेजमेंट के प्रिंसिपल हर जगह पे, कोई भी ऑर्गेनाइजेशन या फिर कोई भी इंस्टीट्यूशन हो, वहां पे इट इज वेरी यूजफुल। पॉइंट नंबर 1। पॉइंट नंबर 2 बोलता है दे आर जनरल गाइडलाइंस। दे आर जनरल गाइडलाइंस। व्हाट इज जनरल गाइडलाइन? जनरल गाइडलाइन मतलब स्पेसिफिक नहीं हो सकता, किसी भी पर्टिकुलर आपके इंस्टीट्यूशन में क्या खराब हो रहा है, क्या सही हो रहा है, आपका अप्लाइड जो फॉर्मूला है मैनेजमेंट का, उस मैनेजमेंट के फॉर्मूला से आपको वो डिजायर्ड रिजल्ट मिल रहा है या नहीं मिल रहा है, ये कोई नहीं बता सकता। इसलिए इट इज जनरल गाइडलाइन, नॉट स्पेसिफिक गाइडलाइन। आपके इंस्टीट्यूशन को आपको संभालना है, आपके ऑर्गेनाइजेशन को आपको संभालना है ऑन द बेसिस ऑफ एनवायरमेंट, ऑन द बेसिस ऑफ पीपल, ऑन द बेसिस ऑफ योर वर्कर्स, ऑन द बेसिस ऑफ योर मैनेजमेंट। तो इसीलिए एक जनरल आइडिया मिल सकता है, एक जनरल आइडियोलॉजी बताया जा सकता सॉरी बच्चों, एक जनरल आइडियोलॉजी बताया जा सकता है, एक जनरल आइडिया दिया जा सकता है, लेकिन स्पेसिफिकली काम आपको ही करना है। तो बच्चों पॉइंट नंबर 3 है फॉर्म्ड बाय प्रैक्टिस एंड एक्सपेरिमेंट्स। अब बच्चों मैनेजमेंट एक ऐसा बिहेवियरल पैटर्न के, ह्यूमन रिसोर्सेस और मैनेजमेंट बिहेवियरल पैटर्न के ऊपर बहुत डिपेंड करता है। अब बिहेवियरल पैटर्न मतलब ह्यूमन बिहेवियर। अब ह्यूमन बिहेवियर इज अनप्रेडिक्टेबल, तो इसीलिए कभी भी कोई भी प्रिडिक्टेबल चीजों को लेकर हम मैनेजमेंट, जब भी प्रिडिक्टेबल चीजों को लेकर हम मैनेजमेंट करेंगे तब हमको ज्यादा परेशानी नहीं होगी। लेकिन ह्यूमन बिहेवियर एक ऐसी चीज है जो अनप्रेडिक्टेबल होता है। तो अनप्रेडिक्टेबल होता है, इसलिए हमको बहुत सारे एक्सपेरिमेंट्स और प्रैक्टिस करने पड़ेंगे। अलग अलग सिचुएशन में इंसान कैसे कैसे रिएक्ट करता है, मैनेजमेंट का क्या काम होता है, किस प्रॉब्लम में कैसे सॉल्व किया जा सकता है, तो उसके लिए हमको हार्ड एक्सपेरिमेंट्स करने पड़ेंगे, प्रैक्टिस करना पड़ेगा, रेगुलर बेसिस पे देखनी पड़ेंगी चीजें, उसके बाद ही हम मैनेजमेंट का एक प्रिंसिपल बना पाएंगे। तो ये जो प्रिंसिपल है ये एक्सपेरिमेंट के बेसिस पे, प्रैक्टिस के बेसिस पे बनाई गई है, जिससे कि बहुत सारी चीजें हमको समझ में आ जाती है। चौथा पॉइंट आता है फ्लेक्सिबल। मैनेजमेंट प्रिंसिपल्स आर फ्लेक्सिबल। व्हाट इज फ्लेक्सिबल? फ्लेक्सिबल मतलब इट कैन चेंज डिपेंडिंग अपॉन द सिचुएशंस। सिचुएशन को लेके मैनेजमेंट के प्रिंसिपल चेंज हो सकते हैं। कोई भी सिचुएशन हुआ, अपने इंस्टीट्यूशन में, अपने ऑर्गेनाइजेशन में जो भी मेजर प्रॉब्लम्स है, उन मेजर प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए मैनेजमेंट प्रिंसिपल को हम तोड़ मरोड़ के अपने हिसाब से काम कर सकते हैं, लेकिन बेसिक गाइडलाइन से बाहर नहीं जा सकते। ऐसा कुछ नहीं कर सकते जो गाइडलाइन से बाहर है, लेकिन हम अपने मैनेजमेंट प्रिंसिपल को थोड़ा सा फ्लेक्सिबिलिटी देके अपने काम को निकलवा सकते हैं। फिर आता है मेनली बिहेवियरल। थोड़ी देर पहले मैंने आपको यही बताया, मेनली बिहेवियरल। बिहेवियरल मतलब ह्यूमन बिहेवियर, ह्यूमन टेंडेंसी के ऊपर काम करता है, ह्यूमन रिसोर्सेज की बिहेवियर के ऊपर काम करता है, इसीलिए इट इज बिहेवियरल पैटर्न, it is behavioral study. So therefore we have to find out how the human nature changes throughout the situation of management so that we can produce our desired results. I hope बच्चों आपको समझ में आया। फिर आता है कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप। इसके बारे में मैंने आपको इंट्रोडक्शन में बता दिया। कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप मतलब अगर मैं कोई डिसीजन लेता हूं तो उस डिसीजन का क्या कॉज था, किसकी वजह से मैंने वो डिसीजन लिया, पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट, जो डिसीजन मैंने लिया वो डिसीजन आगे चल के मेरे लिए सही होगा या गलत होगा, दैट इज इफेक्ट। तो इसका मतलब ये है कि मुझे ऐसे डिसीजन लेने पड़ेंगे जिस डिसीजन से मुझे नेगेटिव इफेक्ट कम मिले या जीरो मिले, कम मिले या जीरो मिले, पॉजिटिव इफेक्ट मिले, नेगेटिव इफेक्ट कम मिले या जीरो मिले। तो मुझे कॉज देखना पड़ेगा, एज अ मैनेजर मुझे कॉज देखना पड़ेगा। मैं कॉज देख के ऐसे डिसीजंस लूंगा जिस डिसीजन में मुझे इफेक्ट पॉजिटिव मिले, अगर नेगेटिव मिलता है तो मिनिमम नेगेटिव मिले या फिर जीरो नेगेटिव मिले, दैट इज द पॉइंट। नेक्स्ट आता है कॉन्टिजेंट। व्हाट इज कॉन्टिजेंट? कॉन्टिजेंट मतलब डिपेंडिंग अपॉन द सिचुएशंस, डिपेंडिंग अपॉन सिचुएशंस, कैसे सिचुएशंस आपके सामने आ रहे हैं, जैसे जैसे सिचुएशंस आपके सामने आएंगे वैसे वैसे चीजों को आपको मेंटेन करके चलना है। सो दीज आर ऑल द पॉइंट्स ऑफ नेचर ऑफ मैनेजमेंट प्रिंसिपल्स, जिसमें हमने 7 पॉइंट के बारे में डिस्कशन किया। अगर आपको अच्छा लग रहा है सेशन तो सेशन को लाइक कर दीजिएगा, और इस नोट्स का अगर स्क्रीनशॉट लेना है तो नोट का स्क्रीनशॉट भी आप ले सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। आपने नेचर देख लिया, आपने नेचर देख लिया, अब हम देखेंगे इंपॉर्टेंस ऑफ मैनेजमेंट प्रिंसिपल। मैनेजमेंट प्रिंसिपल का क्या इंपॉर्टेंस होता है इंस्टीट्यूशन में, ऑर्गेनाइजेशन में? अगर मैनेजमेंट प्रिंसिपल के हिसाब से मैनेजमेंट किया जाता है तो क्या फायदा होता है? पहला, इट प्रोवाइड्स द मैनेजर विद यूजफुल इनसाइट्स इनटू रियलिटी। बच्चों थियोरी और रियलिटी में डिफरेंस होता है। अभी मैं जो आपको पढ़ा रहा हूं दैट इज थियोरी, आप मुझे देख रहे हो,
नोट्स बना रहे हो, लिख रहे हो, समझ रहे हो, दैट इज थ्योरी। लेकिन जब आप प्रैक्टिकल बेसिस पे फील्ड पे जाके काम करोगे, दैट विल बी योर रियलिटी। सो देयरफॉर अगर मैनेजमेंट प्रिंसिपल आपके दिमाग में सही से बैठ जाएगा तो आपको रियलिटी में भी उन चीजों को टैकल करना आ जाएगा जिन चीजों के बारे में हम डिस्कस कर रहे हैं। मैनेजमेंट सही से हो पाएगा, क्यों? क्योंकि आपके पास मैनेजमेंट गाइडलाइंस, आपके पास मैनेजमेंट प्रिंसिपल्स क्लियर है। आपके प्रिंसिपल अगर क्लियर हो जाएंगे, आपका फंडामेंटल अगर क्लियर हो जाएगा, तो आपको कोई भी सिचुएशन में किसी भी तरीके से अपने आप को हैंडल करने में कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। आई होप बच्चों समझ में आए। दूसरा पॉइंट, ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज। इस पॉइंट को भी हमने मैनेजमेंट वाले चैप्टर में, नेचर एंड सिग्निफिकेंस ऑफ मैनेजमेंट वाले चैप्टर में देखा था। ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज मतलब लेस वेस्टेज होना चाहिए। वेस्टेज, यहाँ पे टाइम के बारे में बात की जा रही है, क्यों? क्योंकि ह्यूमन रिसोर्सेज के ऊपर डिपेंडेंट होता है मैनेजमेंट। तो अगर ज्यादा टाइम वेस्ट होगा तो हमारा लेवल ऑफ आउटपुट जितना निकलना चाहिए उतना लेवल ऑफ आउटपुट नहीं निकल के आएगा। तो इसीलिए कम से कम हमारा वेस्टेज होना चाहिए, रिसोर्सेज का ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन होना चाहिए, जिससे कि हमको ज्यादा से ज्यादा आउटपुट कम से कम इनपुट पे मिल पाए। तीसरा पॉइंट आता है साइंटिफिक डिसीजंस। ऑब्वियसली इट इज साइंटिफिक, इट इज कैलकुलेटेड ऑन प्रैक्टिस एंड एक्सपेरिमेंट्स। प्रैक्टिस एंड एक्सपेरिमेंट्स के हिसाब से हमने अपने डिसीजंस को, अपने मैनेजमेंट प्रिंसिपल्स को बनाया है। तो दीज आर ऑल साइंटिफिक डिसीजंस। फिर आता है मीटिंग चेंजिंग एनवायरमेंट रिक्वायरमेंट्स। मीटिंग चेंजिंग एनवायरमेंट रिक्वायरमेंट मतलब जो भी एनवायरमेंट में, मार्केट एनवायरमेंट में, बिजनेस एनवायरमेंट में चेंजेस आ रहे हैं, उन सारे चेंजेस को लेके हमारा प्रिंसिपल हमको ये सिखा रहा है या सिखाना चाहिए कि अगर एवर चेंजिंग मार्केट सिचुएशन में, एवर चेंजिंग बिजनेस एनवायरमेंट में हम अपने मैनेजमेंट को कैसे मेंटेन करें, जिसकी वजह से कि हमारा आउटपुट निकले और हमारे प्रॉब्लम्स को हमारा प्रॉब्लम जल्दी सॉल्व हो जाए और हमको सोल्यूशन मिल जाए। आई होप बच्चों आपको समझ में आ रहा है। फिर आता है इफेक्टिव एडमिनिस्ट्रेशन। अगर हमारे प्रिंसिपल्स स्ट्रांग हो गए, अगर हमारा फाउंडेशन स्ट्रांग होगा, अगर हमारा फंडामेंटल स्ट्रांग होगा, तो हमारा एडमिनिस्ट्रेशन भी स्ट्रांग होगा। हम ऑथोरिटी के हिसाब से अपना ऑथोरिटी अपने रेस्पॉन्सिबिलिटी के हिसाब से मेंटेन कर पाएंगे। ऑथोरिटी इज द पावर ऑफ डिसीजन मेकिंग। ऑथोरिटी इज द पावर ऑफ डिसीजन मेकिंग। रिस्पॉन्सिबिलिटी मतलब वो जो काम, वो जो दिया गया है आपको, वो रिस्पॉन्सिबिलिटी, उसको पूरा करने के लिए आपके पास ऑथोरिटी होता है, पावर ऑफ डिसीजन मेकिंग होता है। तो अगर मेरे पास मेरे प्रिंसिपल, मेरे फंडामेंटल स्ट्रांग होंगे, तो मुझे ये समझ में आ जाएगा कि मुझे ऑथोरिटी कैसे दिखानी है, एडमिनिस्ट्रेट कैसे करना है अपने मैनेजमेंट को, सो दैट मेरे मैनेजमेंट का आउटपुट और ऑर्गेनाइजेशन का गोल अचीव हो जाए। फिर आता है नेक्स्ट, फुलफिलिंग सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटीज। एक बिजनेस का सिर्फ अपना रिस्पॉन्सिबिलिटी, ऑर्गेनाइजेशन का गोल नहीं होगा या पर्सनल गोल नहीं होगा, उसके साथ सोशल गोल भी होता है। तो एक बिजनेस अगर सोशल गोल के ऊपर अचीव कर रहा है, सोशल गोल के ऊपर एम कर रहा है, तो एक डिपार्टमेंट, एक मैनेजमेंट अपने हिसाब से अपने आइडियोलॉजी, अपने प्रिंसिपल्स को ऐसे स्ट्रांग बनाएगा जिससे कि सोसाइटी के ऊपर जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है एक बिजनेस का, वो भी फुलफिल हो। क्या क्या रिस्पॉन्सिबिलिटीज हो सकता है? जैसे कि क्वालिटी प्रोडक्ट दिया जाए, रीजनेबल प्राइस में दिया जाए। ये सारी चीजें, ये जो सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटीज है, वो सारी की सारी सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटीज मैनेजमेंट के द्वारा होंगी। और मैनेजमेंट किसके द्वारा चलेगा? मैनेजमेंट प्रिंसिपल के द्वारा चलेगा। तो इसीलिए अगर मेरे मैनेजमेंट प्रिंसिपल के फंडामेंटल स्ट्रांग हो जाएंगे तो मैनेजमेंट भी स्ट्रांग होगा, और एक बार मैनेजमेंट स्ट्रांग हो जाता है तो मेरे लिए सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटीज को फुलफिल करना ईजी हो जाएगा। आखिरी पॉइंट, मैनेजमेंट ट्रेनिंग, एजुकेशन एंड रिसर्च। इसके बारे में भी मैंने इंट्रोडक्शन में बताया। ट्रेनिंग, एजुकेशनल, रिसर्च, इसके बारे में अगर हम नहीं जानेंगे, अगर मैनेजमेंट प्रिंसिपल को हमको जानना है, तो हमको ऐसे प्रोफेशनल कोर्सेस, ऐसे प्रोफेशनल पढ़ाई के बारे में जानना पड़ेगा जिनमें मैनेजमेंट प्रिंसिपल पढ़ाया जाता है, जैसे बीबीए, बैचलर इन बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन, या फिर एमबीए, मास्टर्स इन बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन। ये सारी अगर पढ़ाई, प्रोफेशनल कोर्सेस आप करते हो, तो आपको समझ में आ जाएगा कि आप मैनेजमेंट प्रिंसिपल को कैसे अपने मैनेजमेंट में, अपने ऑर्गेनाइजेशन में लगाओगे, यूज करोगे, सो दैट ऑर्गेनाइजेशन का गोल अचीव हो जाएगा और ट्रेनिंग एंड एजुकेशन एंड रिसर्च आपको प्रॉपर मिलेगा, जिससे कि आप एक इफेक्टिव मैनेजर ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन बन पाओगे। तो बच्चों, आई होप आपको आज का सेशन समझ में आया होगा। आज के सेशन में हमने शुरू किया प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट, जिसमें कि हमने इंट्रोडक्शन देखा, नेचर देखा, इंपॉर्टेंस देखा। सारे के सारे पॉइंट्स आप याद कर लेना, सारे के सारे पॉइंट्स के बारे में एक बार वीडियो वापस से प्ले करके रिवाइज कर लेना पॉइंट्स को, और ये सारे पॉइंट्स के नोट्स बना लेना। और अगर आपको मैं जो पढ़ा रहा हूँ उसके नोट्स की जरूरत है, तो आप मुझे इस नंबर पे व्हाट्सएप करिए। इस नंबर पे मुझे चैप्टर अपना क्लास 11th या फिर क्लास 12th
जो भी चैप्टर के, जो भी सब्जेक्ट के, जो भी नोट्स आपको चाहिए, आप मुझे व्हाट्सएप पे मैसेज करिए इस नंबर पे, मैं आपको पीडीएफ फॉर्मेट में भेज दूंगा, जिसमें फ्लो चार्ट, क्वेश्चन पेपर, क्वेश्चनर सब उसमें अवेलेबल होगा। तो आप अगर नोट्स चाहिए तो इस नंबर पे मुझे मैसेज करिए। और सेशन इन्फॉर्मेटिव लगा है तो लाइक करिएगा, स्वयं मिश्रा मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, दोस्तों के साथ वीडियो को शेयर करिएगा। और अगर आप मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो करना चाहते हैं तो स्वयं मिश्रा ऑफिशियल में आप मुझे फॉलो कर सकते हैं, जिसमें कि मैं आपके क्विक रिवीजन के लिए रील्स डालता रहता हूँ। जब आप उन रील्स को देखोगे तो आपको पुराने सारे के सारे कॉन्सेप्ट जल्दी जल्दी रिवाइज हो जाएंगे क्लास 11th या फिर क्लास 12th के लिए। तो अगर सेशन इन्फॉर्मेटिव लगा है तो लाइक करिएगा, वीडियो शेयर करिएगा, होमवर्क जब बिल्कुल पूरा करके आइएगा। मिलते हैं आपसे अगले सेशन में, तब तक के लिए टेक केयर।